नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस विशेष कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा। खबर दुनिया की यानी कि हफ्ते भर में दुनिया की सभी अहम खबरें लेकर हम हाजिर हैं। अगले आधे घंटे में खबरें होंगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, कूटनीति की, सामाजिक उथल पुथल की और झांकी होगी फिल्म, संगीत, कला जगत की। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काबुल से वापस आते समय अचानक पहुंचे पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी की सरप्राइज डिप्लोमेसी से दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ के पिघलने की उम्मीद। सीरिया में कुर्द बागियों का यूफ्रेटस नदी पर बने एक अहम पुल को आईएस के आतंकियों से छुड़ाने का दावा। रूस ने भी किया आईएस के 2000 अवैध तेल टैंकों को नष्ट। अमेरिका में तूफान और भारी बारिश से 22 की मौत, कई राज्यों में आपातकाल घोषित। मौसम विभाग ने जारी की आगे भी बर्फीले तूफान की चेतावनी। अमेरिका में नहीं रुक रहा है गन कल्चर, गोलीबारी की घटनाओं में हो रहा है इजाफा। इसके बावजूद भी क्रिसमस पर दिए गए बंदूकों के तोहफे। और खूंखार आतंकी संगठन आईएस के चंगुल से भागी यजीदी लड़की ने सुनाई दुनिया को अपनी आप बीती। महिलाओं के प्रति आईएस की दरिंदगी को किया उजागर। तो आइए पहले रुख करते हैं एशिया की ओर, जहां सीरिया में आईएस को कई बड़े झटके लगे हैं, तो वहीं अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से सर उठा रहा है। पिछले एक दशक से ज्यादा सालों में यह पहली बार था जब पाकिस्तानी सरजमीन पर किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस अंदाज में कदम रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काबुल से स्वदेश वापस लौटते समय लाहौर पहुंच गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में रेड कार्पेट बिछाया। प्रधानमंत्री के इस अचानक दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट आने की उम्मीद की जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक पाकिस्तान पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। किसी ने इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया तो किसी ने हेड ऑन डिप्लोमेसी। नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ को जन्मदिन और नातिन की शादी की बधाई देने लाहौर पहुंचे थे। मोदी के इस कदम को दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ के पिघलने की शुरुआत के तौर पर देखा जाने लगा। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के रिश्तों में जो गर्मजोशी दिखी वो भविष्य के पन्ने पर नई इबारत लिखने की कोशिशों को दर्शाता है। लेकिन इस महफिल से पाकिस्तानी सियासत में अहम भूमिका निभाने वाले किरदार यानी सेना प्रमुख की गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन सेना की रजामंदी के बगैर इतना बड़ा समारोह कहीं से संभव नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी काबुल में अफगानी संसद को सौंपने के बाद पाकिस्तान को व्यापार में दक्षिण एशिया और अफगानिस्तान के बीच पुल का काम करने की सलाह देते हैं। ये सलाह पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्तों का संकेत था। दोपहर होते होते मोदी लाहौर पहुंच जाते हैं। विश्व समुदाय में अटकलबाजियां होनी थी और हुई भी। ये सब अचानक नहीं था। दोनों नेता कई बार मिल चुके थे। उफा में रिश्तों की गाड़ी को पटरी पर लाने की सहमति भी बन गई थी, लेकिन पारंपरिक बयानबाजी के चलते विदेश सचिव स्तर की बातचीत को अंतिम क्षणों में स्थगित करना पड़ा। विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर फिर से सहमति बन गई है। निजी संबंधों से शुरू हुई बातचीत की डिप्लोमेसी न सिर्फ आगे बढ़ने की बल्कि दूर तलक जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत में सेना और तालिबान के बीच घमासान जारी है। तालिबान ने रणनीतिक रूप से अहम संगीन शहर पर कब्जे का दावा किया है। अफगान सेना ने तालिबान को खदेड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। इस बीच रूस ने दुनिया के कई हिस्सों में तेजी से पैर पसारते आईएस को शिकस्त देने के लिए आतंकवादी संगठन तालिबान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अफगानिस्तान का हेलबंद प्रांत गोलियों, धमाकों, तोपों और लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। अफगान सेना और तालिबान के बीच संघर्ष जारी है। तालिबान ने हेलमंद सूबे के संगीन शहर पर कब्जे का दावा किया है। हालांकि पिछले कई दिनों से तालिबान के लड़ाके पुलिस मुख्यालय और दूसरे सरकारी भवनों पर घेरा डाले हुए थे। तालिबान को करीब आता देख राज्य की एकता सरकार ने केंद्र से मदद की गुहार लगाई। अफगान और नेटो सेना शहर को बचाने में जुट गई हैं। फिलहाल सेना ने एक कमांडर सहित 50 तालिबान लड़ाकों के मारने का दावा किया है।
दरअसल संगीन का अपना रणनीतिक महत्व है। हेलमंद के उत्तरी जिलों को राजधानी लश्करगाह से जोड़ने वाला अहम शहर है संगीन। जाहिर है संगीन पर कब्जे के बाद उत्तरी इलाके में तालिबान का दबदबा बढ़ जाएगा। ये वो क्षेत्र है जहां अफीम के बड़े पैमाने पर खेती होती है, जिसका लाभ गैर कानूनी तौर पर तालिबान जरूर उठाना चाहेगा, यानी आर्थिक रूप से मजबूती का रास्ता खुल जाएगा। तालिबान हेलमंद के मूसा किला और नौजाद जिलों के 90% हिस्सों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन मुख्यालय अभी भी केंद्र के कब्जे में है। पिछले साल हुई सैन्य कार्रवाई में स्थानीय लोगों को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, जिसका फायदा तालिबान उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल किसान अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। तालिबान जहां अपनी सरजमीन पर तेजी से पैर पसार रहा है, तो वहीं विदेशी धरती पर उसे दोस्त भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। रूस ने आईएस के खिलाफ लड़ाई में तालिबान को अपना साझेदार बताया है। हालांकि रूस तालिबान के साथ अपने रिश्तों को सिर्फ गुप्तचर सूचनाओं के आदान प्रदान तक सीमित रखने की बात कह रहा है। अफगानिस्तान में आईएस के आतंकी तेजी से सिर उठा रहे हैं, जहां उनकी संख्या करीब 3000 तक बताई जा रही है। आईएस ने पश्तू जुबान में अपना रेडियो भी स्थापित कर लिया है, जो धीरे धीरे तालिबान के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। दरअसल पुतिन रूस, कॉकेशस और पूर्व सोवियत संघ के अन्य देशों से हजारों की संख्या में जिहादियों के सीरिया जाकर आईएस के साथ लड़ने से चिंतित हैं। हालांकि रूस अब भी तालिबान को आतंकी संगठन की ही फहरिस्त में रखे हुए है। ये वही तालिबान है जिसने रूस को न सिर्फ अफगानिस्तान से खदेड़ दिया, बल्कि सोवियत संघ के विघटन का भी जिम्मेदार है। सीरिया में कुर्द लड़ाकों ने यूफ्रेटस नदी पर बने पुल को आईएस के आतंकियों से छुड़ा लिया है। ये आईएस के कब्जे वाले क्षेत्रों तक एक अहम आपूर्ति मार्ग है। ये इलाका आतंकियों के गढ़ रक्का शहर से सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी पर है। उधर रूस ने आईएस के ठिकानों पर हमला कर 2000 अवैध तेल टैंकों को बर्बाद कर दिया है। इधर दमिश्क में सीरियाई सेना ने सऊदी अरब के करीबी माने जाने वाले विद्रोही गुट जैश अल इस्लाम के संस्थापक समेत कई लड़ाकों को मार गिराया है। इस बीच असद सरकार ने शांति बहाली को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आगे की बातचीत में शामिल होने का भरोसा जताया है। इराक की रमादी से आईएस लड़ाकों को खदेड़ने की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के हवाई हमलों और शिया लड़ाकों की मदद से इराकी सेना शुक्रवार को शहर में दाखिल हो गई। अनबार प्रांत की राजधानी रमादी पर इस साल मई में आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। भारी विरोध के बावजूद इराक में 40 साल के बाद मिस इराक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 20 साल की साइमा मिस इराक चुनी गई। आईएस के विरोध के चलते प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण नहीं हो पाया। मिस इराक चुने जाते ही साइमा के पास आईएस से जुड़ने का धमकी भरा फोन आया। पहले तो वो डर गई, लेकिन फिर आईएस को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया। भारतीय मूल के मधेसी लोगों ने नेपाल सरकार द्वारा प्रस्तावित संविधान संशोधन को खारिज कर दिया है। पिछले 4 महीनों से आंदोलनरत मधेसी समुदाय की मांगों के मद्देनजर नेपाल सरकार संविधान में संशोधन को राजी हो गई थी, लेकिन मधेसियों का कहना है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव बगैर उनकी सहमति के संसद में जबरन पेश किया गया। नेपाल सरकार द्वारा नए संविधान में मधेसियों की मांगों के मद्देनजर संशोधन के प्रस्ताव को मधेसियों ने ठुकरा दिया है। मधेसी नेताओं का मानना है कि सरकार का प्रस्ताव काफी नहीं है, क्योंकि वो उनकी सभी मांगों को पूरा नहीं करता, लिहाजा उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारा जो जनसंख्या है, मधेश का जो जनसंख्या है 51%, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय विधायिका यानी संसद में उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होने की कोई उम्मीद नहीं है। मधेसी समुदाय पिछले 4 महीने से सरकार में समुचित प्रतिनिधित्व और प्रांतीय सीमांकन में बदलाव की मांग कर रहा है। आंदोलन और नाकेबंदी के चलते भारत नेपाल सीमा पर व्यापार पर खासा असर पड़ा है। नेपाल में ईंधन और दवाओं समेत कई उपभोक्ता वस्तुओं की किल्लत हो गई है। ये नाकाबंदी तो मधेसी जनता ने किया है, और ये नाकाबंदी जब तक मधेसी जनता की इच्छा अनुकूल का संविधान संशोधन नहीं होगा तब तक खुलना मुश्किल है। मधेसी आंदोलन के चलते भारत नेपाल सीमा की नाकेबंदी के कारण नेपाल में ईंधन की किल्लत का हल निकालने के लिए नेपाल के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कमल थापा ने चीन से मदद की गुहार लगाई है। इस बीच चीन ने नेपाल में ऊर्जा संकट को हल करने का भरोसा जताया है। चीन ने कहा है कि वो दोनों देशों के बीच तेल और गैस के व्यापार में सहयोग को बढ़ावा देगा। गौरतलब है कि नेपाल ईंधन और दवाओं आदि की आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर रहा है। इधर चीन ने अक्टूबर में नेपाल सीमा पर एक चौकी खोली है।
जहां से नेपाल में वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। दरअसल भारतीय मूल के मधेसी लोगों को अपने ही पुरखों की जमीन का विभाजन होने से राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंचने का डर है, जिसके चलते वे पिछले 4 महीनों से संविधान द्वारा 7 प्रांतों के मॉडल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि नए संविधान में मधेसी और अन्य जनजातियों की उपेक्षा की गई है। नेपाल सरकार द्वारा सुझाए गए संविधान संशोधन को खारिज करने से निकट भविष्य में नेपाल के मधेसी लोगों के आंदोलन के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग से 100 से ज्यादा मकान तबाह हो गए और सैकड़ों लोगों को क्रिसमस की पार्टी छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। विक्टोरिया प्रांत के ग्रेट ओशन रोड इलाके में ये आग पिछले हफ्ते लगी थी, लेकिन तेज हवाओं और मौसम के गर्म होने के कारण इसने भयानक रूप ले लिया था। तो ऑस्ट्रेलिया में भीषण आग से जंगलों में भारी तबाही हुई है, तो वहीं नाइजीरिया में एक गैस प्लांट में विस्फोट ने कई लोगों की जान ले ली। नाइजीरिया में एक गैस प्लांट में हुए ब्लास्ट में कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई। घटना अनाम्बरा राज्य के नेबी शहर की है। क्रिसमस की वजह से स्थानीय लोग गैस सिलेंडर भरवाने के लिए प्लांट पर पहुंचे थे। चश्मदीदों के मुताबिक प्लांट पर पहुंचे एक ट्रक में आग लग गई और कुछ ही पलों में वहां जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट के दौरान नजदीक से गुजर रहे लोग भी आग की चपेट में आ गए। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में 27 दिसंबर को होने वाले एक अहम चुनाव को 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। तैयारियां पूरी न होने के कारण चुनाव को टाला गया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 13 दिसंबर को हुए जनमत संग्रह के दौरान हुई परेशानियों के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में चुनाव टल गया है, तो वहीं स्पेन में खंडित जनादेश से सरकार गठन में मुश्किलें आ रही हैं। स्पेन में अभी तक 2 दलीय व्यवस्था रही है, लेकिन नए दलों के अस्तित्व में आने के साथ ही स्पेन की राजनीति में एक नया बदलाव नजर आ रहा है। भले ही स्पेन के प्रधानमंत्री मरियानो रजॉय सरकार बनाने की बात कर रहे हों, लेकिन ये काम आसान नहीं होगा। करीब 40 साल पहले तानाशाही के खात्मे के बाद स्पेन पहली बार असमंजस की दहलीज पर खड़ा है। असमंजस की स्थिति पैदा हुई है वहां के चुनावी नतीजों के बाद। पिछले हफ्ते स्पेन में हुए आम चुनाव में कार्यवाहक प्रधानमंत्री और सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता मारियानो राजोई को जनता ने बहुमत से काफी पीछे रख दिया है। पीपुल्स पार्टी को 123 सीटों से संतोष करना पड़ा, जो बहुमत से काफी कम है। 350 सदस्यों वाली स्पेन की संसद में बहुमत के लिए 176 सीटें चाहिए। इन चुनावों में विपक्षी सोशलिस्ट पार्टी को 90 सीट, जबकि वामपंथी विचारधारा वाली नए दल पोडेमोस और सिउडाडानोस को 69 और 40 सीटें मिली हैं। सबसे बड़े दल होने के बावजूद ऐसे खंडित जनादेश में राजोई के लिए सरकार बनाना टेढ़ी खीर होगी। पीपल्स पार्टी मानती है कि लोगों ने सरकार बनाने के लिए उन्हें अपना मत दिया है और पार्टी देश को स्थिर और मजबूत सरकार देगी। स्थिर सरकार के लिए हम अन्य दलों से बात करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में जरूरी है कि स्पेन के हित के लिए एक मजबूत सरकार का गठन हो। राजोई को पहला झटका सोशलिस्ट पार्टी की ओर से लगा जब उन्होंने समर्थन देने से इनकार कर दिया। सोशलिस्ट पार्टी मारियानो राजोई को समर्थन नहीं देने जा रही है। नतीजों ने जहां कंजर्वेटिव पार्टियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, तो वहीं पोडेमोस जैसी नई पार्टी इसे एक नए स्पेन का जन्म बता रही है। आज देश में द्विदलीय व्यवस्था की समाप्ति हुई है और एक नए स्पेन का उदय हुआ है। हम काफी खुश हैं कि देश में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है। दरअसल 1975 में फ्रांको तानाशाही की समाप्ति के बाद से स्पेन में 2 दलीय व्यवस्था काम करती रही है। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी दल ने इस बात के संकेत नहीं दिए थे कि वो किसके साथ गठबंधन बनाएंगी। अब सोशलिस्ट पार्टी सभी वामपंथी ताकतों को मिलाकर वैकल्पिक सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये गठबंधन बनाना और उसे बनाए रखना आसान नहीं होगा। राजनीति के सिर फुटबॉल से परेशान जनता ने ऐसी संसद चुनी है कि राजनीतिज्ञों को एक दूसरे से बात करने पर मजबूर कर दिया है।
हालांकि स्पेन के संविधान में चुनावों के बाद सरकार बनाने की कोई समय सीमा नहीं है और सरकार गठन में लंबा समय भी लग सकता है। इसके बावजूद अगर निर्वाचित पार्टियां आपस में सहमति हासिल नहीं कर पाती हैं, तो एकमात्र विकल्प नए चुनावों का होगा। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान ने खुदकुशी पर उतारू एक शख्स की जान बचा ली। जब ये शख्स बॉस्फोरस पुल से छलांग लगाने वाला था कि अर्दोगान का काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने नजारा देख गाड़ी रोक दी और गार्ड को उसे अपने पास बुला भेजा। पुलिस वाले काफी देर से उसे मनाने की मशक्कत कर रहे थे। अर्दोगान ने उस शख्स से बात की। बिलखता हुआ ये शख्स राष्ट्रपति के हाथ चूमने लगा। किसी ने पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद कर लिया। यूरोप समेत पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विश्व को दिए अपने संदेश में पोप फ्रांसिस ने हिंसा के खात्मे और इसके लिए एकजुट होने की अपील की। और आइए अब रुख करें अमेरिका से जुड़ी खबरों का। अमेरिका के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से 22 लोग मारे गए हैं। इन राज्यों में बीते एक हफ्ते से तूफान आ रहे हैं। सबसे ज्यादा 10 लोग मिसिसिपी राज्य में मारे गए। ओक्लाहोमा में और शक्तिशाली बर्फीले तूफान आने की आशंका जताई गई है, जिसमें 16 इंच तक बर्फ पड़ने की उम्मीद है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर चल रहे ओपिनियन पोल में हिलेरी क्लिंटन को दौड़ में सबसे आगे बताया गया है। हिलेरी क्लिंटन अपने प्रतिद्वंद्वी बर्नी सैंडर्स पर बढ़त बनाए हुए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की हाल की बहस के बाद किए गए मतदान के अनुसार हिलेरी 50% मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में कामयाब रही। ब्राजील आजकल मच्छर से फैलने वाले वायरस जीका के कहर से त्रस्त है। ये वायरस शिशुओं को अपना शिकार बनाता है। इसकी रोकथाम के लिए अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं खोजा जा सका है। इसलिए ब्राजील में सरकार लोगों से अपील कर रही है कि महिलाएं फिलहाल गर्भधारण न करें। महिलाएं गर्भधारण ना करें, संतान को जन्म ना दें, क्योंकि देश की फिजा में एक वायरस तैर रहा है जो नवजात शिशुओं को अपना शिकार बनाता है। वायरस ने पूरे ब्राजील को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल 2400 केस सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले साल सिर्फ 147 मामले थे। मच्छर से फैलने वाले इस वायरस का नाम है जीका। वायरस से प्रभावित होने वाले बच्चे की सारी जिंदगी विशेष देखभाल करनी पड़ती है। ब्राजील सरकार को डर है कि अभी जन्म लेने वाली पूरी पीढ़ी ही कहीं शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग न हो जाए। इसके रोकथाम का अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं ढूंढा जा सका है, लिहाजा एहतियात ही इसके बचाव का एकमात्र तरीका है। ये एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है। इसमें सिर छोटा रह जाता है और दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। बुखार, जोड़ों में दर्द, आंखों में जलन, खुजली, हाथ पैर में सूजन इसके मुख्य लक्षण हैं। जीका वायरस एडिस इजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है। अमेरिका में इस तरह के मच्छर टेक्सास, हवाई और फ्लोरिडा में मिलते हैं। ये वही मच्छर हैं जो येलो फीवर, डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। 26 में से 20 राज्य इस वायरस की चपेट में हैं। 6 राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ब्राजील में 5 से 15 लाख लोगों को इसके शिकार होने की आशंका है। जीका का वायरस सबसे पहले 1940 में युगांडा में पाया गया था, फिर पूरे अफ्रीका में महामारी की तरह फैल गया। इसके बाद एशिया, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी इसने पैर पसारा। क्रिसमस का त्योहार भाईचारे, शांति और अमन का संदेश देता है। इस मौके पर एक दूसरे को उपहार देने की भी रवायत रही है, लेकिन इस बार क्रिसमस पर तोहफे के रूप में एक दूसरे को बंदूकें खूब दी गईं। अमेरिका में बंदूकों से गोलीबारी की घटनाओं में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी बंदूक रखने और खरीदने का चलन वहां बढ़ता ही जा रहा है। क्रिसमस पर मौसम, माहौल और मिजाज के लिहाज से तोहफे दिए जाते हैं। अमेरिका में तोहफे के लिए मौसम का खास ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस बार क्रिसमस तोहफों में बंदूकों का चलन ज्यादा दिखा।
इस साल 22 लाख लोगों को बंदूकें खरीदने की मंजूरी मिली, जो पिछले साल के मुकाबले 22% अधिक हैं। ब्लैक फ्राइडे के मौके पर 1,85,345 नए परमिट दिए गए। अमेरिका में जहां बंदूक रखने का चलन बढ़ा है, तो वहीं गोलीबारी की घटनाओं में भी इजाफा देखा गया है। पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ने वाले अमेरिका में 9/11 के बाद सिर्फ 2 दर्जन लोग ही इसके शिकार हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ बंदूकों से शिकार होने वालों की तादाद 2.5 लाख से भी ऊपर है। हर साल बंदूक से 11,000 लोगों की हत्या होती है, जबकि 20,000 लोग खुदकुशी करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में ऐसी हर घटना के बाद बंदूकों की खरीदारी बढ़ जाती है। बावजूद इसके अमेरिका में बंदूक से संबंधित कोई सख्त कानून नहीं है। दरअसल अमेरिका में शिकार को बढ़ावा देने और बंदूक की सुरक्षा के लिए एक भारी भरकम संस्था नेशनल राइफल एसोसिएशन यानी NRA है, जो गन कल्चर की पक्षधर है। NRA का कहना है कि स्कूलों में बढ़ती गोलीबारी की घटना को बंदूक से ही रोका जा सकता है। संविधान के दूसरे संशोधन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टेट मिलिशिया को बंदूक रखने का अधिकार दिया था, लेकिन 1977 में NRA ने दूसरे संशोधन की नए तरीके से व्याख्या करने का अभियान चलाया, जिसके तहत सिर्फ मिलिशिया ही नहीं, आम नागरिक भी हथियार रख सकता है। NRA के पीछे हथियार कंपनियों का हाथ बताया जाता है। NRA 2008 में सुप्रीम कोर्ट को इस पर राजी करने में कामयाब हो गया। फिर क्या था, बंदूकें बिल्कुल आम हो गईं। अब क्रिसमस में बंदूकों को बतौर तोहफा देना बताता है कि भले ही जिंदगियां बंदूकों की भेंट चढ़ती रही हैं, फिलहाल इस पर विराम लगने की उम्मीद तो कम ही है। खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS के चंगुल से भागकर निकली एक यजीदी लड़की की दर्दनाक कहानी सामने आई है। इस यजीदी लड़की ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि वो मुझे इंसान नहीं बल्कि जानवर समझते थे। उनके लिए मैं एक तफरीह की चीज थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फूट फूट कर रोती लड़की, अपने साथ हुए दरिंदगी की दास्तां को बयां करती लड़की, हैवानों द्वारा अपने और अपने जैसी सैकड़ों लड़कियों के साथ होने वाली जोर जबरदस्ती से दुनिया को रूबरू कराती ये लड़की इराक के यजीदी समुदाय से है, जिसका IS ने अपहरण कर लिया था। 21 वर्षीय नादिया मुराद बसी ताहा IS के चंगुल से भागने में कामयाब रही। 3 महीने तक बिना नागा हर दिन ताहा की अस्मत लुटती रही। वो पाक दामन होने की दुहाई देती रही, गिड़गिड़ाती रहीं, अस्मत की भीख मांगती रहीं, लेकिन वहशियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो आंसुओं और सिसकियों को देखकर और भी क्रूर होते गए, जैसे कह रहे हों, यह मेरा राज है, यह सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं इस दिन का सपना देखा करता था। ताहा को उसके गांव से अगवा कर मोसुल लाया जाया गया था, जहां एक इमारत में कैद कर दिया गया। पिता और भाइयों की हत्या कर दी गई थी। ताहा और कैद में रह रही लड़कियों की खता बस इतनी सी थी कि वो यजीदी समुदाय से थीं, जिसे IS शैतान का उपासक मानते हैं। धर्म परिवर्तन की धमकी देते हैं, लेकिन बात न मानने पर बदला लेने के लिए हर रात उन्हें दुल्हन की तरह सजा सवार कर दोस्तों के सामने पेश कर देते हैं, ताकि आज़ाद होने के बाद भी ज़हनी तौर पर वे आज़ाद ना हो पाएं। ताहा अब जर्मनी में रहती हैं, लेकिन हवस के भूखे शैतानों के इस कुनबे को खत्म करने को अपना मकसद बना लिया है। तो खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है khabarduniaki@gmail.com। अंत में आपको छोड़ जाते हैं पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले त्योहार क्रिसमस की कुछ रोचक झलकियों के साथ। आप उठाइए इन तस्वीरों का लुत्फ और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।